गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे जो प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांग जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस की आंतरिक संरचना को हमने पढ़ लिया था कि भाई मानव के अंदर एक जोड़ी एक गुलाबी रंग के अंडाकार वर्षण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो मानव वर्षण जो होते हैं वो एक थैलेनुमा संरचना के अंदर स्थित होते हैं जिसको वर्षण कोश कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि भी इस वर्षण कोश की भित्ति के अंदर एक पेशीय स्तर पाया जाता है। अब तो पेशी स्तर जो होता है डायटोस पेशी वो पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि दोनों जो अपन कहेंगे वर्षण कोश है उनके अर्ध भाग से एक अवतक पेशी स्तर है जो उदर के अवतक पेशी स्तर से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षणोत्कर्ष पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षणोत्कर्ष पेशी कहा जाता है। दोनों जो वर्षण कोश के अर्ध भाग है वर्षण कोश के, उसके अंदर से एक वर्षणोत्कर्ष पेशी निकलती है जो वर्षण कोश और उदर गुहा को जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही इसके साथ एक यहाँ पर संकरी नलिका रूपी संरचना पाई जाती है जिसको हम वर्षण नाल कहते हैं। उस वर्षण नाल से जो धमनी होती है वो प्रवेश करती है, वर्षण धमनी, वर्षण तंत्रिका वगैरह वो प्रवेश करते हैं, जबकि वर्षण शिरा है वो बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार हम ये जो संरचनाएं जो होती हैं वो वर्षण की है। फिर एक वर्षण की आंतरिक संरचना हमने पढ़ रहे थे और वर्षण की आंतरिक संरचना के अंदर यहाँ पढ़ लिया था कि वर्षण का ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं जिसको वर्षण खोल कहते हैं, टेस्टिक्यूलर हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं, जिसमें सबसे जो भारी आवरण होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम बाहरी जो आवरण होता है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। और दूसरा उसके नीचे की ओर पाया जाता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया आवरण होता है उस आवरण वो क्या करता है, ऐसे अंदर की ओर वलित होकर बहुत सारे पट का निर्माण करता है, सेप्टम बनाता है। और प्रत्येक पट के अंदर यानी जो सेप्टा बनाता है, पट बनाता है, उस पट के अंदर जैसे अपन बात करते हैं कि ये वर्षण है तो ये बाहर की ओर जो है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस हो जाएगी और इसके अंदर हम कहेंगे इस प्रकार ट्यूनिका एल्बुजिनिया का है वो इस प्रकार आकार बना लेती हैं और ये पट बन जाते हैं। इन पटों के अंदर क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा के आवरण से अवतरित रहते हैं। ये पट है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा आवरण से अवतरित रहते हैं। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है, हम कहेंगे कि इसमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है जो शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। और वर्षण की संरचनात्मक जो और वह क्रियात्मक जो इकाई होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है, वो क्या होती है, हम कहेंगे शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं या शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनक कह सकते हैं या शुक्र जनक नलिकाएं भी कह सकते हैं। और ये क्या करती है, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। अब यदि हम एक शुक्राणुजन कोशिका को देखें तो इसके ऊपर हम कहेंगे एक सबसे पहला आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रोप्रिया का आवरण पाया जाता है और इस फिर यहाँ पर इसमें क्या होती हैं, कोशिकाओं के दो समूह पाए जाते हैं जिसमें कुछ कोशिकाएं वो बड़ी होती हैं और कुछ कोशिकाएं वो क्या हो जाती हैं, छोटी होती हैं। इस प्रकार है ना।
तो ये जो बड़ी वाली कोशिकाएं होती हैं इनको हम क्या कहेंगे? आलंबी कोशिकाएं। क्या कहेंगे? आलंबी कोशिकाएं कहते हैं। आलंबी या इसको पोषी कोशिकाएं, पोषी, या इसको हम क्या कहेंगे? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। जबकि बाकी वाली जो होती है वो इस भाग पर, यहां पर पाई जाती है। ये इस प्रकार यूं व्यवस्थित हो जाती है। ये, और यहाँ पर हम कहेंगे एक और उपकला पाई जाती है। ये जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? जनन उपकला कहते हैं। क्या कहेंगे? जनन उपकला कहते हैं। आद्य जन कोशिका उपकला, जनन उपकला। फिर यहाँ पर जो पाई जाती हैं ये जो होती है जनन उपकला। फिर इसके ऊपर यहाँ पर प्राथमिक जन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका होगी। क्या हो जाएगी? प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका। फिर द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका, और फिर जो है वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये इस प्रकार है, वो एक शुक्र जनन नलिका का चित्र होता है। शुक्र जनन नलिका या शुक्र जनन नलिका। फिर इसमें यहां पर शुक्राणु है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ शुक्राणु व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्राथमिक शुक्र जन कोशिकाएं, फिर द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका, फिर है वो स्पर्मेटिड्स या हम क्या कहेंगे? शुक्राणु पूर्व। क्या कहेंगे? शुक्राणु पूर्व कोशिका, शुक्राणु पूर्व कहते हैं। और फिर है वो शुक्राणु स्पर्म। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक शुक्र जनन नलिका की संरचना होती है। क्या होती है? एक, ये जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है? पटों का निर्माण करती है, पट बनाती है। अब प्रत्येक पट के अंदर 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब जैसे उसमें ये किस प्रकार व्यवस्थित होती है? जैसे ये एक पट हो गया, तो इसमें ये 3 इस प्रकार शुक्राणुजन कोशिकाएं पाई जाती है पटों के अंदर, और इनके बीच में संयोजी उत्तक से भरा हुआ एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद जो है वो संयोजी उत्तक से निर्मित एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। ये तो मैं एक का बना रहा हूं,
ये जो डायग्राम है एक शुक्र जननलिका का है। तो शुक्र जननलिका आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होती है। तो दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है, जिसमें हम कहेंगे क्या पाई जाती है, यहाँ पर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अंतराली कोशिकाएं। जैसे भाई, जैसे एक ये हो गया है ना, दूसरा ये शुक्र जननलिका होगी, एक इधर आ जाएगी। तो इनके बीच में हम कहेंगे विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। लेडिंग कोशिकाएं, या इसको हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। लेडी कोशिकाएं, या इसको हम क्या कहेंगे? अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। और ये अंतराली कोशिकाएं क्या करती है? नर जनन हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन, या इसको आप एंड्रोजन भी कहते हैं। तो नर जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव है, वो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, वो नर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। क्या करेगा? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार ये जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। तो ये शुक्र जननलिका। फिर उसके में ट्यूनिक प्रोपलिया का एक आवरण पाया जाता है, जिसके नीचे क्या पाई जाती है? जनन उपकला पाई जाती है, और या जर्मिनल एपिथेलियम उपस्थित होती है। जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है? प्राथमिक जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण करने का कार्य करती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होगा? ये जनन उपकला नष्ट होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। आप पढ़ते हैं कि विटामिन की ई की कमी से क्या रोग होता है? तो क्या व्यक्ति है वो नपुंसक हो जाता है, संतति उत्पन्न करने की उसमें क्षमता नहीं रह पाती है, अर्थात उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे। और शुक्राणु जब नहीं बनेंगे तो फिर संतति का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु ही नर युग्मक होते हैं जो भाग लेते हैं किसमें? हम कहेंगे जनन की प्रक्रिया के अंदर, और उधर से अंडाणु आ जाते हैं। अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। तो हमें पता है कि भाई नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? संतति का निर्माण करते हैं, यानी युग्मज का निर्माण करते हैं। फिर युग्मज से बोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर जो तीनों जर्मिनल लेयर्स होती है, जनन स्तर जो पाए जाते हैं, उसके द्वारा फिर शरीर का निर्माण होता है। तो जनन उपकला के अंदर की ओर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक तो होती है शुक्राणुजन कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। ये जो होती है, ये तीनों है, इनको अपन के दोनों को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का पाई जाती है। और दूसरी होती है अवलंबी कोशिकाएं, या पोषी कोशिका, या मातृ कोशिका, या हम इसको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो पहले हम यदि इसके बारे में पढ़े कि भाई जो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये क्या करेगी? तो स्पर्मेटोगोनिया है, यानी ये प्राथमिक जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन चलता रहता है, और इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा इनकी कोशिकाओं के अंदर मतलब संख्या में वृद्धि होती रहती है, जो अपन आगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और उस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनकी प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं हैं वो बढ़ती रहती है, संख्या के अंदर वृद्धि होती है। और फिर उसमें से एक जो है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका है, वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार के अंदर वृद्धि कर लेती है, अपना आकार बढ़ा लेती है। और फिर उसमें वो प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका होती है, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसमें क्या बनती है? द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनती है। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस सेकंड होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप क्या होगा कि उसमें किसका निर्माण होगा? हम कहेंगे शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं।
शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती है। और शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं जो होती है ये इतनी एबल नहीं हो पाती है, इतनी समर्थ नहीं हो पाती है कि वे नर युग्मक की भांति कार्य कर सके। तो फिर क्या होगा कि ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स बाद में क्या होंगे कि शुक्र कायांतरण के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा, शुक्र कायांतरण के द्वारा शुक्राणुओं के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। और फिर शुक्राणु है जो आलंबी कोशिकाओं के साथ में आ जाते हैं, यहाँ जुड़ जाते हैं। यानी आलंबी कोशिका होती है, ये क्या करती है, बड़ी होती है आकार में, बाकी ये जो स्पर्मेटोगोनिया छोटी होती है, आलंबी कोशिका है वो क्या होती है, बड़ी होती है। और इनके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं ना वो कटे फटे होते हैं, फिमली टाइप होते हैं, कटे फटे होते हैं, जहाँ पर ये शुक्राणु है वो धंसे हुए होते हैं। और ये जो आलंबी कोशिका है, एक तो आलंबन प्रदान करती है। पूछा जाता है सर्टोली कोशिकाओं के कार्य लिखिए, तो सर्टोली कोशिकाओं के कार्य क्या है कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, जिसके कारण इन्हें पोषी कोशिका या मातृ कोशिका या धात्री कोशिका भी कहा जाता है। और ये इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती है, ये इसको यहाँ रोके हुए रहती है। उसके बाद में सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, सर्टोली कोशिकाएं एक एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्राव करती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्राव करती है। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन भ्रूणीय विकास के दौरान मादा जनन वाहिनी का जो विकास होता है उसका संदमन करने का कार्य करती है। क्या करती है, संदमन करने का कार्य करती है, उनके विकास को अवरुद्ध करती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव किया जाता है। और फिर सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो इनहिबिन हार्मोन का स्राव करती है। कौन सा करती है, इनहिबिन हार्मोन का स्राव करती है। और ये इनहिबिन जो हार्मोन होता है, यह इनहिबिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पाया जाता है, उस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के संदमन करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जो सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं जो है वो ये कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने जो है वो वृषण की आंतरिक संरचना, वृषण की बाह्य संरचना और इसके अंदर पाई जाने वाली जो इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं, शुक्राणुजन नलिका कहते हैं। और शुक्राणुजन नलिका का ये डायग्राम है जिसको हमने आसानी से पढ़ लिया कि भाई इसमें कौन कौन सी कोशिका होती है, क्या कार्य करती है, कैसे शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।